अग्रजों को मेरा प्रणाम और अनुजों को स्नेह। नितिन भाई और हमारे योगा विभाग के विभाग अध्यक्ष महोदय ने जो मुझे विषय दिया है वो समाजशास्त्र से संबंधित है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद आरंभ में ही देना चाहता हूं। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में योग का क्या महत्व है, वो भी हम अगर समाज की दृष्टि से देखते हैं तो आप सभी जानते हैं, हम अभी संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। सोसाइटी इज इनटू ट्रांजिशन, और ये केवल भारत के समाज की बात नहीं है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी समाज अभी संक्रमण काल से गुजर रहा है। आज हम अपने आप को आधुनिक समाज कहते हैं। अगर समाजशास्त्र की दृष्टि से देखें, समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में देखें तो आधुनिक समाज है। कल जो आधुनिक हो चुका था वो आज किधर है, उसे हम नाम देते हैं उत्तर आधुनिक। और हम अब कल कहां जाएंगे? स्वाभाविक है कि आज हम जब आधुनिकता की ओर जा रहे हैं तो कल हम उत्तर आधुनिकता की ओर ही बढ़ेंगे। और फिर जो उत्तर आधुनिक हो चुका था आज के समय में, वो कल परसों कहां रहेगा? अभी समाजशास्त्र में जो उत्तर आधुनिक हो चुके हैं वो कल परसों कहां रहेंगे, इस परिप्रेक्ष्य में अभी सिर्फ चर्चा ही चल रही है। पर यह तो तथ्य है कि प्रत्येक समाज कहीं ना कहीं संक्रमण से गुजर रहा है, और यह संक्रमण हमें समाज में सबसे महत्वपूर्ण बात, जो पुराने स्थापित मूल्य थे, उनसे परे होने के लिए हमें प्रेरित कर रहा है। चाहे जो आज उत्तर आधुनिक हो चुके हैं, या आज हम जहां आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, या वे समाज जिसे हम कहते हैं कि अभी आधुनिकता की चरण में पीछे हैं। अगर यूनाइटेड नेशन की बात करें हम तो 3 भागों में उन्होंने विभाग किया है आर्थिक आधार पे। पर कहीं ना कहीं वो आर्थिक आधार कुछ राष्ट्रों को छोड़ दीजिए, जापान को छोड़ दीजिए, पर कहीं ना कहीं ये आर्थिक आधार भी हमें विकास के चरण को इंगित करता है। उत्तर आधुनिक वे राष्ट्र हैं जो आर्थिक रूप से भी समृद्ध हैं, वेस्टर्न यूरोपीय देश। आधुनिक हम, जो आर्थिक रूप से भी थोड़े से समृद्ध हो चुके हैं, विकसित नहीं हुए हैं, विकासशील की ओर बढ़ रहे हैं। और सब सहारन रीजन के जो राष्ट्र हैं वे विकसित हैं अभी भी, और आधुनिकता के चरण में अभी आए भी नहीं है। तो जो परिभाषा है वहां से है, वही परिभाषा हम अपने समाजशास्त्र में भी देखते हैं। ये बात जरूर है कि समाजशास्त्र की दृष्टि में देखें तो ग्रीन एंड ग्रीन ने 5 चरणों में समाज को विभाग किया है, जिसे सैवेज सोसाइटी से लेके पेस्टोरियल सोसाइटी, एग्रीकल्चर सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी और अब पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है ना, ये 5 चरणों से गुजरा है। पर हम मुख्य रूप से अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस और योग के महत्व को लेकर बात करें, तो मुझे लगता है कि भारत का समाज जो है मूल्य संक्रमण के कारण बहुत ज्यादा समस्याओं से गुजर रहा है। उन कुछ समस्याओं की मैं आपके सम्मुख चर्चा करूंगा, और किस प्रकार से योग के माध्यम से उन समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं उसकी चर्चा करूंगा। पर चूंकि समय का अभाव है, 15 मिनट ही मिले हैं, और इन 15 मिनट में बहुत सारी समस्याओं पे चर्चा करना तो मुश्किल होगा, तो कुछ समस्याओं पे मैं केंद्रित होऊंगा, जिसे मैं कहता हूं मॉडर्न डे मेलाइसिस। कल के वक्तव्य में भी मॉडर्न डे मेलाइसिस की एक समस्या हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया था। वो कौन सी थी? डायबिटीज। आपको मालूम है कि डायबिटीज, मधुमेह रोग जिसे हम कहते हैं, वो भारतीयों, कितने प्रतिशत भारतीयों को हो रहा है? आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो 11.72%
भारतीयों को मधुमेह हो चुका है। और विविध, अगर हम ट्रेंड को देखने की कोशिश करें तो एक उम्र के बाद चलिए होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर ट्रेंड ये बताता है कि मधुमेह में, इस रोग में प्रवेश करने की उम्र भी घटती जा रही है। और इंसुलिन डिपेंडेंट मधुमेह, डायबिटीज के इंसिडेंसेस, घटनाएं भी बढ़ गई हैं। ये क्या है? हमारा मॉडर्न डे मेलाइसिस है, आधुनिक समाज की समस्याएं आ गई हैं। क्यों? क्योंकि इसे कहा जाता है लाइफस्टाइल डिसीजेस। आज आधुनिक समय में हमें किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से अपना जीवन यापन करना है, वही कहीं ना कहीं हमें बैग एंड बैगेज के तहत जो आपको पैकेज मिलता है, आर्थिक पैकेज जिसे आप कहते हैं कि आपकी आय है, उसके साथ, उस बैगेज के साथ ये भी जोड़ दिया जाता है। क्यों? लेट एनीथिंग हैपन, व्हाट यू हैव अचीव, टारगेट आपने पूरा किया है कि नहीं किया है, यह आपकी आधुनिक समय में एक सबसे बड़ी चुनौती होगी। जब भी आप नौकरी पे आएंगे तो हम लोग को भी टारगेट दिया जाता है, स्कूली स्तर पे पहले से टारगेट शुरू हो जाता है। आज इस साल अभी परिणाम जैसे ही आएंगे 10वीं 12वीं के, कि कितने बच्चे फेल हुए और कितने प्रिंसिपलों का तबादला करना है उसी आधार पे। बच्चे फेल हो रहे हैं, दोषारोपण किसको? शिक्षक को। तनाव में कौन आएगा? ये मेरा दूसरा है मॉडर्न डे प्रॉब्लम, जिसकी मैं मैन मेड प्रॉब्लम की बात करूंगा, उस समय भी चर्चा करूंगा। तो तनाव किसको हुआ? शिक्षकों को और प्राचार्यों को। आगे बढ़ते हैं, उच्च शिक्षा में आते हैं, थोड़ा सा शिथिलता हो जाती है, क्योंकि हम लोग भी तनाव दूर करने की कोशिश करते हैं कि भाई इंस्ट्रक्शन आ जाता है, लीनिएंट मार्किंग कीजिएगा। ठीक, हमने तो तनाव दूर कर लिया, पर ये तनाव विद्यार्थियों को कितना भारी पड़ रहा है, कभी आपने सोचा है? क्यों? क्योंकि आपके 70% तो आ गए, पर 70% को न्यायोचित ठहराने वाला ज्ञान आपने प्राप्त किया कि नहीं किया? और इसीलिए आपने सुना होगा, जो हमारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के प्रणेता नारायण मूर्ति जी का वक्तव्य कि 90% इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयबल। बताइए, डिग्री तो है, पर आपको उस नौकरी को प्राप्त करने के लिए जो आपको कौशलता की आवश्यकता है वो नहीं है। अब डिग्री है, आपके मन में तो आ गया कि हाँ आप सक्षम हैं, पर नौकरी नहीं है, फिर क्या हो रहा है आपको? मॉडर्न डे मेलाइसिस जिसे हम कहते हैं, मैन मेड प्रॉब्लम, फिर से तनाव। और इन्हीं तनावों के बीच में कहीं ना कहीं आपको डायबिटीज होने की समस्या होती है। चलिए, ये तो हमारी एक समस्या हुई। अब देखिए, जो दूसरा मेलाइसिस है, मॉडर्न डे मेलाइसिस, वो है हमारा डिप्रेशन। तनाव, मैंने आपसे पहले कहा, हर वर्ग का व्यक्ति तनाव में है, और इस तनाव का आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्वरूप में प्रतिफल भी देखने को मिलता है, प्रमाण भी देखने को मिलता है। पर सबसे पहले अगर हम चर्चा करें तो अवसाद में जाने की स्थिति कितनी है? 15%। 15% पॉपुलेशन हमारा अवसाद में है, ऐसा हमारे चिकित्सा के आधार पे जो अनुसंधान हुआ है वो बताते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु वो नहीं है कि आप अवसाद में हैं, अवसाद का प्रतिशत तो मुझे लगता है इससे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में अवसाद को पराकाष्ठा पे ही जोड़ा जाता है कि पागल हो गया, और उसे हम गलत दृष्टि से देखते हैं। इसलिए अवसाद अगर रहता भी है व्यक्ति तो अस्पताल या साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसिडेंसेस अगर अवसाद के हम देखें वास्तविकता में, तो ये 15% से ऊपर जाएगा।
अवसाद से क्या हो रहा है? अगर हम साइको सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करें तो अवसाद हमें विचलित व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक, अवसाद के बहुत सारे कारण हैं। एक कारण आपको बता ही दिया कि अचीवमेंट इन सोसाइटी नहीं कर पा रहे हैं, अपेक्षाएं समाज की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, नौकरी संबंधी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो स्वाभाविक अवसाद हो रहा है। दूसरा, आप सभी को मालूम होगा कि जो आज सुबह बहुत सम्मान के साथ आदरणीय कुलपति महोदया कह रही थी, कोविड जी ने हमें सिखाया बहुत है। आपको मालूम है कि कोविड ने एक बात और हमें बताई कि भारत में विपन्नता का दर कितना है। कोई बता सकता है क्या कि कितने लोग हैं जो 2 जून रोटी की खाने में असमर्थ हैं? कोई बता सकता है? यहां पे बहुत बड़ा वर्ग, 80 करोड़ लोग हैं जिन्हें हम फूड सिक्योरिटी बिल के अंतर्गत रोटी प्रदान कर रहे हैं, खाना भोजन प्रदान कर रहे हैं। 138 करोड़ में 80 करोड़ कितना हो रहा है? बहुत प्रतिशत। आपको क्या लगता है कि जो मुफ्त में रोटी खा रहा है क्या उन्हें अच्छा लगता होगा? नहीं, वो भी अवसाद की स्थिति में जा रहे हैं। दूसरा, जब आपके पास जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो आप अनावश्यकताओं की पूर्ति कैसे करने में समर्थ होंगे? उसका प्रत्यक्ष उदाहरण फिर से कोविड जी के समय हमें देखने को मिला। क्या एक विषम परिस्थिति निर्मित हुई थी। तुगलकी फरमान आज पारित हुआ। क्या है? कक्षाओं को लेकर कौन सा तुगलकी फरमान पारित हुआ था? ऑनलाइन क्लासें होंगी। अरे यहां तो हम आटा एकत्र नहीं कर पा रहे हैं, आपका डाटा कहां से लाएंगे? तो ये आटा और डेटा की लड़ाई चलती रही। और चलिए, आटा और डेटा में पिताजी ने सहन कर लिया, मैं उसके 2-4 और उदाहरण बताऊंगा, क्योंकि वो मॉडर्न डे मेलाइस का तीसरा समस्या आएगी। आटा और डेटा में एक और समस्या आई कि मोबाइल तो आपके पास घर में एक ही है और बच्चे तो आपको मालूम है कि 3.1 है अगर हम राष्ट्रीय एवरेज को देखें। ठीक है ना? तो 3 बच्चों के लिए आप एक मोबाइल और एक ही समय क्लास कैसे लगा पाएंगे? क्या परिणाम आपको मालूम होना चाहिए। एक उदाहरण स्वरूप बताना चाहता हूं। दिल्ली का एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय है मिरिंडा हाउस, सुना है आपने नाम? बहुत प्रतिष्ठित महाविद्यालय है और वहां की एक प्रतिभाशाली लड़की को केवल इस कारण आत्महत्या करना पड़ा इसी काल में कि उनके पिताजी ऑनलाइन क्लासेस के लिए लैपटॉप उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे, इतना संसाधन नहीं था उनके पास। अब ये हमारी अगली समस्या आती है, जब संसाधन हम उपलब्ध नहीं करा पाते और दबाव होता है संसाधन उपलब्ध कराने का, तो या तो माँ बाप तनाव में होते हैं या बच्चा तनाव में होता है और उसका परिणाम क्या होता है? आत्महत्या। तनाव के और भी हमें परिणाम नजर आते हैं। रोड रेज आपने देखा होगा। रोड रेज समझते हैं? थोड़ा सा आपकी गाड़ी लगी किसी से और आपने उसके साथ दुर्व्यवहार शुरू कर दिया। लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि गाड़ी भिड़ना कोई बड़ी घटना नहीं है। बड़ी घटना क्या है? उसके साथ जो जुड़ा हुआ व्यवहार हो रहा है उसके पीछे किसी ने अनुसंधान करने की कोशिश नहीं करी। कल आदरणीय अरुणा दीदी एक घटना का उल्लेख कर रही थी, आपको स्मरण होगा अगर जो उपस्थित थे।
और जो उपस्थित नहीं उनके लिए मैं दोहराना चाहता हूं। छोटे छोटे 7 साल के बच्चे, 7वीं क्लास के बच्चे, स्मरण है आपको? छोटा सा झगड़ा हुआ, उनमें से एक अपने पिताजी की जो ऑटो चलाते थे वो, उसमें डीजल रखा हुआ था, बॉटल में डीजल या पेट्रोल जो भी होगा, आया भाई साहब ने उसमें उड़ेल दिया और आग लगा दी। क्या कारण है? मतलब 7 साल के बच्चे में भी तनाव की स्थिति है। अब समस्या ये है कि हम कैसे इन समस्याओं से निजात पाएं। और एक और बात, और इन समस्याओं के निराकरण तो हमारे यहां मूल में है, और दिक्कत यह है कि हमने उसे कभी विश्वास ही नहीं किया। और वो मूल क्या है? आज जिसके मंच पर मैं खड़ा हुआ हूं, वही मूल है कि अगर हम योग के माध्यम से शरीर मन के मध्य संतुलन स्थापित करें तो निश्चित हम इन प्रकार की, जैसे मैं कहता हूं मॉडर्न डे मेलाइसिस, मॉडर्न डे मैन मेड प्रॉब्लम, इससे हम निजात पा सकते हैं। और समाज की स्थापना किससे होती है? व्यक्तियों से होती है। व्यक्ति मिलते हैं, समूह बनाता है, और समूह बढ़ता है, वो समाज बनाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम संतुलन स्थापित करने में सफल हो रहे हैं तो जो मॉडर्न डे मेलाइसिस है, मॉडर्न डे प्रॉब्लम है, मैन मेड प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं हम उससे दूर जा सकते हैं और समाज में एक बहुत अच्छा माहौल हम स्थापित कर सकते हैं। मुझे लगता है कि योग का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यही होगा। बहुत बहुत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम पुनः एक बार एक साथ हैं यहाँ पर। कार्यक्रम में उपस्थित मेरे भाई, मेरे साथी डॉक्टर उमाशंकर पचौरी जी, यहाँ इस विश्वविद्यालय में योग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर गिरी, और एक सुखद अनुभूति देने वाले हमारे ऋषि मुनियों का स्वरूप कैसा रहा होगा ये बताने वाले न्यूक्लियर साइंटिस्ट माननीय डॉक्टर गौड़ा, कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर नितिन, और इस सभागृह में उपस्थित सभी विद्वज्जन, और यदि एक के विषय में और नहीं कहूंगी तो वो मेरे लिए ठीक नहीं है। सभागार में उपस्थित है मेरे साथी डॉक्टर मनु गौड़ा। मुझे जो विषय आयोजकों ने दिया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में योग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा इसके विषय में, इसकी जो भूमिका है वो जानना आवश्यक है। जब इस शिक्षा नीति का निर्माण हो रहा था उस समय जो लोग इस शिक्षा नीति के निर्माण के लिए इसके साथ जुड़े वे सभी ऋषि तुल्य थे, और उन
वो जो कमेटी थी, जिस कमेटी ने मुख्य रूप से इस शिक्षा नीति का निर्माण किया, आपको जानकर आश्चर्य होगा, डॉक्टर कस्तूरी रंगन इस कमेटी के अध्यक्ष थे और उन्होंने कमेटी का अध्यक्ष बनने के लिए कुछ शर्तें रखी थी कि मेरी शर्तें मान्य करोगे तो मैं अध्यक्ष बनूंगा, अन्यथा नहीं। उन्होंने कहा मैं किसी तरह का कोई रेम्यूनरेशन गवर्नमेंट से नहीं लूंगा, मेरे साथी भी नहीं लेंगे, मेरी कमेटी में कोई आईएएस ऑफिसर नहीं होना चाहिए। सारी शर्तें जब मान ली गई तो फिर उनसे कहा कि आप जो कुछ भी करेंगे उसको समराइज करने के लिए तो किसी आईएएस ऑफिसर की या किसी सेक्रेटरी लेवल के व्यक्ति की जरूरत होगी। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि नहीं, ये काम हमारा है और हम ही इसे करेंगे। तो यहां भी उनमें जो दिव्य तत्व था, जो ऋषित्व था, उसके कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जब हमारे सामने आई तो हमारे मन में एक स्वाभाविक विचार आया, ये वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसकी कल्पना हम 1947 में कर रहे थे कि इस देश की शिक्षा नीति ऐसी हो जो इस देश की चिति से जुड़ी हुई हो। और चूंकि इस देश की चिति आध्यात्मिक है तो शिक्षा में भी आध्यात्मिकता होनी चाहिए। आज जो विषय मुझे मिला है उसमें भी यही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में योग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में योग पर यदि हम दृष्टिपात करें तो जो फाउंडेशनल लेवल रखा है अभी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, वहीं से योग प्रारंभ हो जाना चाहिए। क्योंकि पतंजलि ने अपने अष्टांग योग में कहा है सबसे पहली सीढ़ी है यम। यम यानी सत्य का निर्वहन। तो जो छोटे छोटे बच्चे फाउंडेशनल स्टेज पर आएंगे और यदि उनके मन में ये बीजारोपण कर दिया जाए कि जीवन में सत्य बोलना परम आवश्यक है, परिस्थितियां कैसी भी हो, सत्य का साथ हमने नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात है कि इस बात को उनके मन में बिठाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। लेकिन यदि उस कोरी स्लेट पर हमने ये लिख दिया तो सच मानिए ये बात वो जीवन में कभी नहीं भूल पाएगा और हमेशा जब भी कभी वो ऐसी परिस्थिति में रहेगा, यदि वो चुप रहता है तो उसकी स्वीकारोक्ति है और यदि वो झूठ को या किसी के लिए झूठ बोलना चाहता है तो भी झूठ तो झूठ है, वो सत्य नहीं है। तो इसके लिए आज सवेरे माननीय पचौरी जी से जब बात हो रही थी, एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, बात को कैसे रखना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक बार अपने गुरु के साथ बैठे थे, बातचीत हो रही थी, तब आप पचौरी जी ने कहा था उनके सामने कि सूर्योदय से पूर्व स्नान करना बहुत अच्छा है, सूर्योदय के समय स्नान करना ठीक है, लेकिन उसके पश्चात स्नान करना म्लेच्छ स्नान कहलाता है। गुरु जी ने सुन तो लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा ऐसा कहना आवश्यक था क्या, म्लेच्छ स्नान? आप इस बात को ऐसे भी तो कह सकते थे। स्नान बहुत आवश्यक है, स्नान बहुत जरूरी है, स्नान कभी भी करें
अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन यदि सूर्योदय से पहले करें तो वो और अच्छा है, लेकिन किसी कारण से सूर्योदय के पश्चात करें तो वो ठीक है। देखिए, बात वही है, लेकिन कहने का तरीका दूसरा है। तो छोटे बच्चों के सामने हमने इन बातों को इस प्रकार से जब हम रखेंगे, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ध्येय यही है कि हम उस बाल मन में वो सब बातों का रोपण करें। मैं आप सबसे क्षमा मांगते हुए एक बात कहना चाहती हूँ यहाँ पर। हमारी शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा, इस पर बड़ा बल दिया है और बार बार आग्रह है कि मातृभाषा में शिक्षा हो। इसके लिए सरकार भी बहुत काम कर रही है, AICTE भी बहुत काम कर रही है। इंजीनियरिंग में हिंदी मीडियम प्रारंभ हो गया है, लेकिन फिर भी आज समाज में, क्योंकि वो चले तो गए लेकिन मानसिकता का रोपण कर गए, इस कारण से एक बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति भारतीय गणवेश में है, कहीं बैठा हुआ है, उसी समय यदि एक अंग्रेजी वेशभूषा वाला आता है और अंग्रेजी में बात करने लगता है, अपनी बात को अंग्रेजी में लोगों के सामने रखने लगता है, तो लोगों के मन में ये बात आती है कि ये जो भारतीय परिवेश में बैठा है ये तो शायद अनपढ़ होगा, और जो अंग्रेजी भाषा में बोल रहा है वो शायद सबसे बड़ा विद्वान है। तो ये जो मानसिकता हमारे यहाँ बन गई है, इसको दूर करने में योग सबसे बड़ी मदद करेगा। वो कैसे? जब हम योग करेंगे, स्वयं को जानेंगे, और जिस दिन हमने स्वयं को जान लिया, हमारे अंदर स्व की भावना का जागरण हो जाएगा, और तब हम हिंदी में बोलना अपने लिए बहुत गर्व का मान करेंगे, और उस दिन हम हिंदी में बोलने वालों का सम्मान करेंगे। इसी तरह से अभी माननीय पचौरी जी ने उस सभागृह में जो अग्नि प्रज्वलित करी सबके मन में, और गुरु और शिष्य के संबंध में जो आपने बताया, वो तो लगता है कि वास्तव में उसकी स्थापना यदि हो गई तो शिक्षा में न कोई चुनौती बचेगी और न ही कोई समस्या हमारे सामने आएगी। अभी सुबह कोई बता रहा था कि आषाढ़ मास में यहाँ एक हनुमान जी का कोई मंदिर है, वहां जाया जाता है, 21 जून भी आषाढ़ में है। लेकिन एक और विशेष जो हमारी संस्कृति की प्रमुख बात है, आषाढ़ी पूर्णिमा, वो ये संकेत देती है, जब आसमान में बादल छाते हैं, अंधकार होता है, तो उसी समय कहीं न कहीं से एक छोटी सी प्रकाश की किरण बादलों को चीरते हुए बाहर आ जाती है। अंधकार को दूर करने वाला, हमारे अंदर जो अंधकार बैठा है उसे कौन दूर करता है, ये तो आप सब जानते हो। उस गुरु के प्रति जब शिष्य में श्रद्धा का भाव होगा, तो फिर अनुशासन की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि अष्टांग योग में फिर कहा है यम के बाद नियम, और नियमों का पालन यदि हम ठीक से करेंगे, योग में हम नियम करेंगे, तो फिर अनुशासन की समस्या रह कहाँ जाएगी, वो तो अपने आप तिरोहित हो जाएगी। और आगे बढ़ें, अभी बहुत चर्चा हुई अवसाद की। भारतीय संस्कृति में अवसाद शब्द कहीं नहीं मिलता है, कहीं भी अध्ययन कर लीजिए आप। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि यहाँ की जीवन शैली जीवन मूल्यों पर आधारित थी, और इसके कारण से अवसाद नाम की चिड़िया या डिप्रेशन को कोई नहीं जानता।
और उसका एक प्रमुख कारण था, विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़कर आते थे, सामंजस्य कैसा करना ये वो जानते थे, और अपने जीवन में सामंजस्य को कैसे उतारना वो ठीक से जानते थे। वहां वो सीख लेते थे कि सफलता और असफलता जीवन में आती है, और यदि असफलता आई है तो वो हमें और शक्ति प्रदान करेगी और हम सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाएंगे। तो मित्रों, योग ऐसी क्रिया है कि नीचे उतरती हुई सीढ़ियां, एस्केलेटर पर चलते हैं ना अपन, तो नीचे उतरती हुई सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर पहुंचना, यही योग का साधन है। क्योंकि मन भटकता है, मन चंचल है, मन को स्थिर करना, इसके लिए धारणा, जब हम धारणा की ओर बढ़ते हैं, यम नियम धारणा, प्राणायाम, प्रत्याहार, तो इन सब के कारण से मन में स्थिरता होती है, और जब मन में स्थिरता हो जाती है और प्राणायाम से हम अपने श्वासों की गति को लयबद्ध कर लेते हैं, तो फिर अवसाद का कहीं कोई नाम नहीं होता। और आगे बढ़ें, शिक्षा प्रणाली में अभी कहा गया मेजर, माइनर, ये मल्टीपल डिसिप्लिन, इजी एंट्री, इजी एग्जिट, ये सब बातें कुछ सोचकर शिक्षा प्रणाली में रखी गई, क्योंकि किन्हीं कारणों से जब कोई विद्यार्थी, पारिवारिक कारण हो सकता है, कोई घटना दुर्घटना हो सकती है, 1 साल पढ़ने के बाद उसकी पढ़ाई बंद हो जाती थी, तो उसके सब रास्ते बंद हो जाते और वो केवल हायर सेकेंडरी पास कहलाता था। इस कारण उसमें तनाव उत्पन्न होता था, अवसाद उत्पन्न होता था। आज अवसाद को कम करने के लिए ये सब सुविधाएं दी है इस शिक्षा नीति में। इसके माध्यम से जब विद्यार्थी अवसाद में नहीं जाएंगे, क्योंकि अवसाद से भरा हुआ व्यक्ति भविष्य की योजनाओं को ठीक से पूरा नहीं कर पाता, तो इसलिए अवसाद को इस समाज से हमें दूर करना है। और इतनी सारी सुविधाएं इस शिक्षा नीति के द्वारा हमारे सामने रख दी गई है। आवश्यकता केवल और केवल इस बात की है कि हम जहां हैं, हमें जो दायित्व मिला है, उस दायित्व को पूरी ईमानदारी से हम पूरा करें, तो ना अवसाद होगा, और ये जो अवसर मिले हैं, इन सब अवसरों का हम बहुत अच्छे से पालन कर सकेंगे, उससे दूर निकल सकेंगे। शिक्षा नीति कहती है कि केवल रटने वाले लोग नहीं चाहिए, रटने से ज्ञान नहीं प्राप्त होता, वो तो वैसे ही हो जाएगा। ओवर ईटिंग कर लीजिए और जिस समय परीक्षा आती है वोमिट कर दीजिए, जो कुछ आपने अंदर भरा था उसे बाहर निकाल दीजिए। ये ज्ञान नहीं है, ये शिक्षा नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मनुष्य में अंतर्निहित क्षमताओं का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। ज्ञान तो उसके पास पहले से है। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात पर जोर देती है कि गुरु को केवल एक प्रेक्षक के रूप में शिक्षार्थी के सामने रहना है, और जब वो प्रेक्षक के रूप में विद्यार्थी के सामने है, तो उस समय में उस बालक का या बालिका का के व्यक्तित्व का वो बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं, और इसीलिए जो कौशल उसमें इनहेरेंट है,
उसी कौशल की दिशा में वो शिक्षक उसे आगे बढ़ने में मदद करता है। लेकिन जैसे जैसे सीढ़ी दर सीढ़ी हम शिक्षा में आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार समस्याओं का अंबार, क्योंकि जीवन का नाम ही जटिल समस्याओं का भंडार है। इन समस्याओं से अपने आप को बचाना, अपने अंदर जो क्षमताएं हैं उसे बाहर लाना है, और उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम ध्यान करें। ध्यान कैसे? बहुत लोग इस पर बहुत डिस्कशन करते हैं। ध्यान करें, कहीं अकेले में चले जाएं, जंगल में जाकर के साधना करें। मित्रों, ऐसा नहीं है। आप जहां बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, क्लासरूम में हैं, अपने कार्यस्थल पर हैं, सारे तनाव को छोड़कर केवल और केवल 1 मिनट के लिए अपने आप से परिचय कर लीजिए, वो ध्यान है। तो तब जो भी समस्या आपके सामने है, निश्चित मानिए उसका हल स्वयं आपको मिल जाएगा और उस समस्या से हम निजात पाएंगे। आगे बढ़े तो समाधि की बात आती है। समाधि की अवस्था तक पहुंचना सबके लिए संभव नहीं है, क्योंकि वो तो समष्टि से परमेष्टि की बात है, सच्चित आनंद की बात है। लेकिन यदि हमने अपने शैक्षिक जीवन में इन अष्टांग योगों को बहुत सरलता के साथ धारण किया, तो समाधि की अवस्था हमें जरूर प्राप्त होगी। और समाधि की अवस्था सबको प्राप्त नहीं हो सकती, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जिस दिन आप जिस किसी भी ईश्वर को मानते हैं, उसके सामने नतमस्तक होकर, प्रभु आप ही हो, मैं कुछ नहीं हूं, जो आप करोगे वो मेरे लिए अच्छा होगा, मेरी कोई मांग नहीं है। विवेकानंद ने भी जब मां से साक्षात्कार किया था, तो उस समय उनकी पारिवारिक स्थिति आर्थिक रूप से बहुत खराब थी, विपन्न थे। लेकिन जब मां से साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने एक ही बात मां से मांगी, मां मुझे मानव बना, मनुष्य से मानव बना। तो मनुष्य से मानव बनने की जो यात्रा है वो योग है। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इस शिक्षा नीति में पतंजलि के इस अष्टांग योग को यदि हम जीवन के विभिन्न स्तरों में अपने साथ जोड़ लेंगे, तो एक तरफ हम योग से जुड़ करके और अपने जीवन को सफल करेंगे। हमारी बुद्धि तार्किक होगी, हम किसी की बात को तुरंत मान नहीं लेंगे, तर्क करना चाहिए, क्यों, कैसे, कहां। यदि वास्तव में हम एक बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, अपने विषय को जानना चाहते हैं, तो शिक्षक के साथ तर्क करना सीखिए। और इसीलिए लीनियर इक्वेशन पढ़ाते समय भास्कराचार्य ने लीलावती से कहा था कि मैं तुम्हें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के 11 तरीके सिखाऊंगा। 11 तरह से लीनियर इक्वेशन को कैसे हल किया जा सकता है ये मैं बताऊंगा, लेकिन मेरी शर्त है कि 12वां तरीका तुम्हें खोजना होगा। यह है अंतर्निहित क्षमताओं का प्रकटीकरण। इस प्रकार से ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसमें वो सब चीजें हैं जो इस देश की शिक्षा नीति को इस देश की चिति यानी आध्यात्मिकता के साथ जोड़ती है। और कहा भी गया है, 2 बातें कहूंगी। शिक्षक की गोद में, आचार्य चाणक्य ने कहा, शिक्षक की गोद में प्रलय और निर्माण दोनों साथ में पलते हैं। उन्होंने केवल कहा नहीं, प्रलय के लिए उन्होंने घनानंद की सत्ता को समाप्त कर दिया
और निर्माण के लिए जिसमें संभावनाएं देखी, चाहे वो राजपुत्र था या नहीं, लेकिन उसे इस देश का ऐसा राजा बनाया जिसे आज भी हम याद करते हैं। इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने देश में राष्ट्रीयता की भावना को जगाने में चाणक्य का साथ दिया। दोनों बातें उन्होंने जो कही, उनको उन्होंने बहुत शिद्दत के साथ में पूरा किया। तो हम सब शिक्षक, हम सब विद्यार्थी, शिक्षक और विद्यार्थी जितने आपस में मिल जाएंगे, मित्रवत व्यवहार करने लगेंगे, क्योंकि होता क्या है, एक क्लास में गणित के शिक्षक पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते जब वो अंत के स्टेप तक आए थे तो एक बालक ने कहा, सर अगर हम इस स्टेप पर ये काम कर देंगे तो ये यही इसका आंसर हमें मिल जाएगा। शिक्षक ने स्वीकार किया और उसको बहुत शाबाशी दी, लेकिन बाद में उन्होंने क्या कहा, बेटा ये तो ठीक है, लेकिन तुम परीक्षा में ऐसा मत कर देना। बोले क्यों सर? उन्होंने कहा सीबीएसई में तो नियम है, एनसीईआरटी में तो नियम है, 2 स्टेप करोगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, फिर चाहे नीचे गलत हो, कुल टोटल 5 स्टेप में हल करना है। अब यदि तुम 2 ही स्टेप में हल कर दोगे तो तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे, 2 स्टेप के 2 ही नंबर मिल जाएंगे। तो मित्रों, इस मानसिकता से दूर होने का सबसे अच्छा तरीका योग है, और योग हमें सिखाता है कर्म करो, कौशल प्राप्त करो। गीता कहती है शिक्षा वही है जो हमें नीर क्षीर विवेक दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। आठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर समस्त योग प्रेमियों को डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर विश्वविद्यालय की ओर से नमस्कार एवं सब बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज प्रातः से ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिस उत्सुकता से, जिस सौम्यता से, जिस तरह से विश्वविद्यालय में मनाया गया है वो अत्यंत ही सराहनीय है। और प्रातः ही 6 बजे पतंजलि भवन के प्रांगण में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे छात्र छात्राओं ने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया और कार्यक्रम भी हुआ। इस पूरे आयोजन के लिए मैं विभागाध्यक्ष डॉक्टर गिरी, समस्त फैकल्टी मेंबर्स और सभी छात्र छात्राओं को बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि जो उन्होंने एक ये ज्योति जलाई है ये आगे भी बढ़ती चली जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और मुझे लग रहा है आज का जो ये दिवस है ये कुछ नई शिक्षा नीति और योग दिवस के एक मिश्रण के तौर पर ये आगे चल रहा है। क्योंकि यदि हम योग दिवस की बात करें तो योग दिवस भारत के लिए एक ऐसा दिवस है जो यहीं से ओरिजिनेट हुआ, और यहाँ पर ऋग्वेदों में भी यदि हम देखें तो ऋग्वेदों में भी योगा का जिक्र है। ये कम से कम 5000 वर्ष पुरानी हमारी धरोहर है। योगा हमारी कम से कम 5000 वर्ष पुरानी ये एक धरोहर है जिसको हमने संजो कर रखा था। तो 5000 वर्ष पूर्व तो ये योग दिवस कोई मनाया नहीं जाता था, लेकिन उस समय भी जो भारतीय थे वो योग, व्यायाम इन सब में बहुत रुचि लेते थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि कुछ वेस्टर्न कल्चर और कुछ लोगों की लाइफस्टाइल में ऐसा बदलाव हुआ कि लोग धीरे धीरे योग से दूर होते चले गए। लेकिन योग एक ऐसी चीज है जिससे उसमें खुद ही इतना आकर्षण है कि वो किसी न किसी तरह से अपनी तरफ लोगों को आकर्षित कर लेती है। एक स्टेज ऐसा आया जब हम लोगों ने देखा कि एक तरफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन था, दूसरी तरफ पोल्यूशन था, जिससे कि
मनुष्य के मन में बहुत स्ट्रेस आने लगा। एंड ड्यू टू दिस स्ट्रेस अब मनुष्य को क्या लगा कि अगर मुझे शांति चाहिए तो मुझे योगा करना है, और इस शांति की खोज में लोग योगा की तरफ वापस मुड़ने लगे। और ये एक ऐसी वेव फैली, पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में एक वेव फैली कि यदि शांति चाहिए, इफ यू वांट पीस ऑफ माइंड यू हैव टू टर्न टुवर्ड्स योगा। एंड दैट इज व्हाई मेनी योगा सेंटर्स वर क्रिएटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ऐसी इस समय स्थिति आ गई है कि अच्छे अच्छे जो योगा सेंटर्स हैं उनमें लाइन लगती हैं, उनमें बुकिंग के लिए आपको निश्चित समय आपको मिलता है, स्लॉट मिलता है, और उस पीरियड में योग का वहाँ पर अभ्यास कराया जाता है, मेडिटेशन का वहाँ पर कराया जाता है। दैट इज अ डिफरेंट लाइफस्टाइल ऑल टुगेदर। बट इट वाज इन द ईयर 2014, 27 सितंबर, यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग चल रही थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात वहाँ पर रखी कि क्यों नहीं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय एक योग दिवस हम लोग मनाया करें जो पूरे विश्व में मनाया जाए। बहुत सौभाग्य की बात है कि उनके प्रस्ताव को यूनाइटेड नेशंस ने फौरन ही मान लिया, और सन 2015 में 21 जून के दिन पहला योग दिवस ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़ी धूमधाम से इसकी शुरुआत की गई। ये एक शुरुआत थी, एक पहल थी कि हम कैसे लोगों को वापस योगा की तरफ हम लेकर आए, और ये सफल रहा है बहुत प्रयास। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि लोगों का रुझान योगा की तरफ इतना बढ़ गया है कि आज तो योगा दिवस है, हम लोग योगा की बात कर रहे हैं, लेकिन आप हर शहर में पाएंगे कि देयर आर डिफरेंट योगा सेंटर्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहाँ पर लोग सुबह सुबह आकर योगा करते हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता होती है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर विश्वविद्यालय का योगा डिपार्टमेंट पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में ये पहला योगा विभाग है। इस योगा विभाग ने जब से ये पैदा हुआ तब से लेके आज तक इसने अपना स्टेटस बनाकर ही नहीं रखा है, बल्कि आगे की तरफ हमेशा प्रगति करता रहा है। डिफरेंट कोर्सेज आर रनिंग इन दिस डिपार्टमेंट, और ये आगे की तरफ चाहे ये यूजी प्रोग्राम हो, चाहे पीजी प्रोग्राम हो, चाहे पीएचडी प्रोग्राम हो, उसमें ये एक्सेल करता है। एंड मैं जहाँ भी जाती हूँ कई जगह से मुझे रिक्वेस्ट ये मिली थी कि मैडम योगा में पीएचडी में हमारे बच्चे का एडमिशन करा दीजिए, या मास्टर्स में हमारे बच्चे का एडमिशन करा दीजिए, वी वांट टू सीक एडमिशन इन योर यूनिवर्सिटी। तो यदि हम आज उस पायदान पर खड़े हुए हैं और जिस तरह से हमारे छात्र छात्राओं ने आज प्रदर्शन किया है, जो योग का उनके अंदर जोश एक भरा हुआ है, जो मैंने आज मॉर्निंग में फील किया, और बच्चों की जो एक्सप्रेशन मैंने देखे, that they as if their inner soul has converted into yoga। और यही योगा का अभिप्राय है, to serve within, to look into yourself, to change yourself। अगर हम लोग अपना आकलन कर सकें, अपने आप को बदलाव हमारे अपने अंदर ला सकें, यही योगा का सही मायने है। मुझे लगता है कि ये जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो हमारे विश्वविद्यालय से हो, चाहे और विश्वविद्यालयों में हो, आज पूरे देश में एक ये वेव दौड़ी हुई है। सुबह से रात तक अलग अलग विश्वविद्यालय अपने तरीके से इस योग दिवस को मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज प्रातः ही 6:40 पर उनका जो एक उद्बोधन हुआ था, उसमें भी उन्होंने सब लोगों से अपील की है कि सब लोग योगा में आगे बढ़ते चले जाएं। मुझे लगता है कि ये छात्र छात्राएं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये आज सुबह से योगा कर करके थके नहीं हैं। They still have that much of energy that they can speak right now. But this is not the proper occasion. जब कोई प्रोग्राम चल रहा होता है, then you have to be attentive in the program। और प्रोग्राम के बाद हम लोग खूब चर्चा करेंगे, खूब बातें करेंगे, कार्यक्रम की भी बातें करेंगे और भी हम बातें करेंगे। मुझे बहुत हर्ष है कि विश्वविद्यालय के इस प्रयास से हम लोगों ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि योग को हम आगे लेकर चलें। मैं चाहूँगी कि हमारे विभाग में योग के कुछ और प्रोग्राम्स हम लोग यहाँ पर शुरू करें। ये भी बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हम लोगों ने पिछले दिनों एक योगा सेंटर का भी एक
अनाउंसमेंट किया है, जिसका प्रोफेसर गिरी जी उसका संचालन कर रहे हैं और शीघ्र ही इसका हम लोग उद्घाटन करने वाले हैं। इसी के साथ साथ एक मेडिटेशन सेंटर और एक हैप्पीनेस सेंटर, ये 3 सेंटर्स की हम लोगों ने शुरुआत की है। मुझे लगता है दैट ऑल दीज 3 विल गो हैंड इन हैंड टू मेक अ बेटर पर्सन आउट ऑफ यू। आपके अंदर इन सब का यही अभिप्राय है कि हम, हमारे छात्र छात्राएं, हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं जो इस विश्वविद्यालय में हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार, किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस उनके मन में ना रहे। वो हंसते मुस्कुराते हुए इस विश्वविद्यालय में आए, और यदि कभी भी उन्हें कुछ लगे कि उनके अंदर किसी भी तरह की टेंशन है, वी हैव द योगा सेंटर, वी हैव द मेडिटेशन सेंटर एंड वी हैव द हैप्पीनेस सेंटर अबव ऑल, जहाँ पर हम एक नई तरह का एक हैप्पीनेस सेंटर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पर आप जाएंगे यू विल बी नथिंग बट हैप्पी हैप्पी एंड हैप्पी। मैं आप सभी को आज 8 इंटरनेशनल योगा दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और आज ये जो हम मिशन लेकर चले हैं, आशा करती हूँ कि आप इसमें अवश्य ही सफल रहेंगे। वी विल ब्रीथ इन fresh air always through yoga. We will exhale impure air always through yoga. It is through yoga we can change the inner self. It is through yoga we can march ahead and become very good citizens of the country. Thank you very much. बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय गॉड। धन्यवाद सर। इस 20 दिवसीय आयोजन के समापन सत्र में मंच के समक्ष उपस्थित आदरणीय अरुणा दीदी, आदरणीय प्रोफेसर परम गौड़ा जी, आदरणीय मनु जी, विभागाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर गिरी साहब, समस्त प्राध्यापक बंधु भगिनी, भाइयों बहनों, आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। इस समय लोगों का मन केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों का है सर, और उसमें बाधा बनने का मेरा कोई इरादा नहीं है। रामचरितमानस में योग, मैं मानस का विद्यार्थी हूं और मानस के विद्यार्थी के नाते योग के यहाँ जो बहुत प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं उनके साथ अपने कुछ विचार साझा करना चाहता हूं। वास्तव में विचार करेंगे तो रामचरितमानस में योग कहने की जगह रामचरितमानस तो एक योगी की रचना है। रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो लिखा है रचि महेश मन मानस राखा। भगवान शंकर ने रामचरितमानस की रचना की और वे आदि योगी हैं, इसलिए एक योगी की रचना का नाम है रामचरितमानस। इसलिए योग समझना है तो रामचरितमानस को आद्योपांत समझे बिना दुनिया में कोई योग को पूर्णता से समझ सकता है, ऐसा संभव नहीं। और योग की मुद्रा में से वर्णन करते हुए शांभवी मुद्रा को उन्होंने बहुत प्रभावी ढंग से उल्लेखित किया। शांभवी मुद्रा यानी क्या?
जो शंभु की मुद्रा है, अध खुली आंखें, अंदर भी देख सकता है और बाहर भी एक ही समय में जो देख सकता है वह योगी है। इस मुद्रा का नाम शांभवी मुद्रा है। और इसलिए वर्णन करते करते कहा, जब पार्वती जी ने कहा कि राम के बारे में बताइए, तो रोमांचित हो उठे भगवान भोलेनाथ और अंदर चले गए। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन। पहले अंदर चले गए, उस ध्यान के रस में उस मन को पूरा अवगाहन करने दिया, परंतु उस अवगाहित मन को बाहर निकाला। रघुपति चरित महेश तब हर्षित वरने लीन। और सूत्र रूप में रामचरितमानस क्या है, कभी अवसर मिलेगा तो फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। पतंजलि के 195 सूत्रों का व्यावहारिक प्रयोग है रामचरितमानस। आईआईटी मुंबई में पिछले 8 अगस्त को मेरा व्याख्यान था इस विषय पर, और मैंने 195 सूत्र रामचरितमानस में किस रूप में वर्णित किए गए हैं वो उनके बीच विषय रखा था। यहां इसको ऐसे समझना, एक योगी को क्या चाहिए, दूसरे की सुनना। राम योगी के रूप में हमको अपने चरित्र से सिखाते हैं। बहुत ज्ञान है पर अपनी सुना के चले गए ऐसा भाव नहीं है। भाव कैसा है राम का? ज्यादातर लोगों की दिक्कत क्या होती है, एक आदमी पार्क में एकदम से दौड़ लगाने लगा, दूसरा उसका पीछे भागने लगा। तो किसी ने पूछ लिया कुछ चुरा के भागा है? उसने कहा नहीं। तो मार के भागा है? नहीं। तो तुम इसके पीछे क्यों भाग रहे हो? तो इतनी देर से मुझे अपनी सुना रहा था, मेरा नंबर आया तो उठ के भाग गया। ये संसार की स्थिति है। और राम की स्थिति, एक योगी की स्थिति कैसी है? वेद विदित मुनि मन अगम ते प्रभु करुणाएन वचन किरातन के सुनहि जिन पितु बालक में। वनवासियों की बातें कैसे सुनते हैं? जैसे पिता अपने पुत्र की बातें सुनता है। योगी का लक्षण ये है, सबको अपने समान जानना, सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानिय आप समान। अपने जैसा ही सबको मानना, सब पर भरोसा करना। रामचरितमानस में योग के सारे पक्ष अत्यंत प्रभावी ढंग से वर्णित हैं। पतंजलि के योग सूत्र का एक शब्द भी ऐसा नहीं है जिसका उल्लेख रामचरितमानस में न मिलता हो। ये योगी की रचना है, आदि योगी की रचना है। इसलिए जब पूछा पार्वती जी ने राम जन्म के कारण, किस जन्म से, किस कारण से राम का जन्म हुआ, अद्भुत बात कहते हैं योगीराज भगवान भोलेनाथ। योग के सारे विद्यार्थियों के लिए आचरण में लाने के लायक है। राम जन्म के हेतु बहुत हैं। इदम इत्थम कही जाई न सोई, हरि अवतार हेतु जेहि होई। इदम इत्थम कही जाई न सोई, तदपि जथाश्रुत कहूं बखानी। सावधान सुन सुमति भवानी। मैं अपनी क्षमता, अपनी बुद्धि जो मैंने सुना है उसके आधार पर बता रहा हूं। जो मैं कह रहा हूं केवल इतना ही नहीं है। एक
ये योगी कभी किसी पर अपनी बात थोपता नहीं है। जैसा अभी दीदी ने कहा, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के इतने तरीके समझाता हूं, पर शर्त यह है कि अगला तुम्हें और जोड़ के अनुसंधान करना पड़ेगा। ये रामचरितमानस का सूत्र है। क्या चाहिए जीवन में प्रत्येक को? योग। क्यों? हुल्लड़ मुरादाबादी की एक कविता पढ़ रहा था मैं। हास्य व्यंग्य के कवि थे, अब नहीं रहे। उन्होंने कहा कि मुझे आराम से पढ़े देख के मेरे मित्र कहते हैं, अरे यार हुल्लड़, बड़े आलसी हो, पढ़े रहते हो, कुछ काम करो। मैंने कहा फिर कविताएं लिखो। मैंने कहा फिर किताबें छपाओ। मैंने कहा फिर पैसा कमाओ। मैंने कहा फिर शादी वादी करो। मैंने कहा फिर घर बनाओ। मैंने कहा फिर बच्चे पैदा करो। मैंने कहा फिर जरूरत की सारी चीजें इकट्ठी कर लो। मैंने कहा फिर आराम से पड़े रहो। मैंने कहा वही तो कर रहा हूं। हम स्वाभाविक रूप से प्रशांत ही, शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध चैतन्य स्वरूप हैं, आपाधापी के चक्कर में सारी शांति खो दी और फिर खोज में किसकी में निकले? शांति चाहिए। शाब्दिक अर्थ पे मत जाना। कथा सुन के एक व्यक्ति 7 दिन की आ गया। 7 दिन कथा सुनी गुरुजी से, पर कथा सुनने के बाद आते ही घर में पत्नी को निकाल दिया और नौकरानी से विवाह कर लिया। मां ने पूछा, ये तुमने क्या किया? तुम तो अभी कथा सुन के आए थे। बोले मैंने बहुत मनोयोग से कथा सुनी है। गुरुजी ने बताया था माया को छोड़ दो, शांति के साथ रहो। रामचरितमानस में शांति यानी सीता। रामचरितमानस में सीता शांति है। इस शांति को प्राप्त करने के प्रयास 3 ढंग से होते हैं मानस में योग की बात कर रहा हूं। सीता रूपी शांति को प्राप्त करने के 3 बाहरी तरीके, एक आंतरिक। पहला तरीका है सीता यानी शांति अनायास किसको मिलती है? जनक और सुनैना को। पाने का प्रयत्न नहीं करते, जो देह से ऊपर उठ जाता है, विदेह हो जाता है, आदरणीय परंगवाड़ा जी की तरह, उसको अनायास खेत में मिल जाती है सीता। ये मानस का दर्शन है। विदेह और सुनैना को सीता मिलती है। देहवादी दशरथ यानी कौन? पूरी रामायण हमारे अंदर है, बाहर मत ढूंढना। दशरथ यानी 10 इंद्रियों को जिसने रथ बना लिया है, सतकर्म में लगा दिया है, पुरुषार्थ से प्राप्त करना चाहता है। पुरुषार्थ क्या है? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अपने प्रयत्न से एक के बाद एक विवाह करते जा रहे हैं दशरथ जी। संतान प्राप्ति नहीं हो रही, मनमुखी रहे तब तक नहीं हुई। जैसे ही गुरुमुखी हुए, वशिष्ठ जी के पास पहुंचे, तत्काल गुरु ने कहा धरव धीर होय हैं सुतचारी, धैर्य धारण करो, 4 पुत्र होंगे। यज्ञ कराया और यज्ञ के माध्यम से धर्म अर्थ काम और मोक्ष के रूप में 4 पुत्र प्राप्त हुए। और 4 पुत्र वधुएं क्रियाओं के रूप में आई। जन पायऊ महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारी। विस्तृत व्याख्या है, पुरुषत्व में कभी होगी। धर्मार्थ काम मोक्ष देहवादी दशरथ प्राप्त करते ही सीता आती है उनके जीवन में पुत्र वधु के रूप में। ये दशरथ का मार्ग है। तीसरा एक और मार्ग है रामचरितमानस में,
दशानन। दशानन कौन? दसों इंद्रियों को जो आनन बना लेता है, मुख उपभोग की वृत्ति का नाम दशानन है, भोग वृत्ति। अब गौड़ा जी को चप्पल की भी जरूरत नहीं, बहुत आनंद से घूम रहे हैं, और बाकी ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनको हर ड्रेस के साथ मैचिंग, ये दिक्कत। उन्होंने ये दुपट्टा भी यहाँ का रहने से इसलिए मना कर दिया, एक ही वस्त्र रखता हूं, इसको अलग से कहां रखूंगा। शांति ऐसे आती है। और दशानन का नाम मालूम है? रावण। रावण शब्द का शाब्दिक अर्थ जो और पाने के लिए रोता ही रहता है, उसको रावण कहते हैं। और आज इस अर्थ में हम सब रावण हैं। दसों इंद्रियों को हमने अपना आनंद बना दिया है। आंख से भी खाना चाहते, खाना मतलब उपभोग, रूप निरंतर देखना। एक टेम्पू में कुछ दिख जाए तो दूसरे दिन वही टेम्पू तलाशते, क्योंकि आंख तो उसका धर्म है ना, रूप ये विषय है। पर भोगे हुए सुख को पुनः पुनः भोगने की चाह वासना बन जाती है। विषय को जब वासना बनने देते ही तब गड़बड़ होती है। जीव को स्वाद चाहिए, उसको हलवा तो चाहिए, पर फिर उस हलवे के स्वाद को पुनः पाने की चाह बाकी में आनंद नहीं मिलने देती। वो वाला बहुत अच्छा था। दसों इंद्रियों को आनंद बना दिया, अशोक वाटिका बना दी, लेकिन जीवन में शांति यानी सीता नहीं आई। दशानन बलपूर्वक सीता का हरण करता है। इसको कहते हैं सीता का लंका में आना। हम सब भी अशोक वाटिका बनाने में लगे हैं अपने अपने घरों को। एसी आ जाएगा तो चैन से सोएंगे, बड़ी गाड़ी आ जाएगी तो आराम से जा पाएंगे, घर बहुत बड़ा बन जाएगा तब जीवन में आनंद होगा। वस्तुओं में सुख नहीं होता। इच्छाएं बनी रहें और देह छूट जाए, इसको मृत्यु कहते हैं। और इच्छाएं समाप्त हो जाएं और देह बनी रहे, इसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष कुछ और नहीं है। ये छूट जाए, ये कौन करा सकता है? तो दशानन के जीवन में भी सीता आती है, परंतु चौथा भाग है रामचरितमानस का, वो है सीता पीछे पीछे किसके चलती है। सीता पीछे पीछे चलती है उस योगी के जिसको संसार राम कहता है। और राम की खासियत क्या है? राम की खासियत यह है प्रत्येक स्थिति में आनंदित रहना। राज तिलक का समाचार मिला तो प्रसन्नता नहीं है चेहरे पर, और ठीक उसी समय 14 वर्ष के वनवास का समाचार मिल गया तो चेहरा म्लान नहीं होता, किसी तरह की उदासी नहीं है। यह सहजता, ये सरलता, ये सादगी, ये सज्जनता, ये शालीनता उस योगी को इस स्थिति में लाती है कि सीता उसकी सहचरी बन जाती है। सीता राम के पीछे पीछे है। राम अयोध्या के भवन में है तो सीता भवन में है, राम वन में है तो सीता पीछे पीछे वन में है, क्योंकि उस योगी का चरित्र इतना सुदृढ़ है। पिता को एक बार भी उलाहना नहीं दिया, मिस्टर दशरथ अगर तुम 3 शादियां नहीं करते तो झंझट क्यों होता। लेकिन स्वयं के जीवन में वो चरित्र, एक नारी, ये चारित्र है, ये राम है, ये योग है। इसलिए जो अमेरिका में स्वामी जी को पूछा, एक महिला ने ऐसे हाथ आगे बढ़ा के कहा शेक हैंड, और स्वामी जी ने हाथ जोड़ दिए नमस्ते। उसको अपमान लगा तो तर्क किया उसने,
एम आई प्योर? स्वामी जी ने कहा नो डाउट। आर यू प्योर? स्वामी जी ने कहा नो डाउट। देन व्हाट इज प्रॉब्लम? बाहर बरसात हो रही थी, ऐसे सभागार में ये बात हो रही थी। स्वामी जी ने हंस के कहा बाहर बरसात देख रही हो? उसने कहा हाँ। ऊपर से जो गिर रहा है वो डिस्टिल वाटर है, इज इट प्योर? 100%। दुनिया की सारी गंदगी इस पानी से साफ करते हैं। नीचे मिट्टी देख रही हो, मड, हाँ, ये 100% प्योर है क्योंकि दुनिया की सारी गंदगी उस मिट्टी से साफ करते हैं। तो बोथ आर प्योर। पर कब तक? जब तक ऊपर से गिरने वाली बूंद ऐसे नीचे की मिट्टी से अलग रहती है तब तक दोनों प्योर हैं। जिस क्षण ये पानी की एक बूंद इस मिट्टी के कण को स्पर्श करती है, न पानी शुद्ध रहता है न मिट्टी शुद्ध रहती है, दोनों मिलकर कीचड़ बन जाते हैं। चारित्र की पवित्रता इसको कहा जाता है। ये योगी का लक्षण है, ये राम है। मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु रोस्थवत। ये कौन देख सकता है? किष्किंधा जीतने के बाद किष्किंधा में पैर नहीं रखना। लक्ष्मण ने राज्याभिषेक किया सुग्रीव का, और स्वर्णमयी लंका को जीतने के बाद लंका में प्रवेश नहीं किया। विभीषण प्रार्थना कर रहे हैं एक बार चरण को रख दीजिए, और राम कह रहे हैं बिल्कुल रुचि नहीं है तुम्हारी स्वर्णमयी लंका में। और उस समय वो वाक्य निकल के आया उस महायोगी का, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती है। मेरा भाई भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, तुम कुछ कर सकते हो तो शीघ्र मेरे अयोध्या पहुंचने की व्यवस्था कर दो। इसके अतिरिक्त राम को कुछ नहीं चाहिए। ये योगी का स्वभाव है। प्रत्येक व्यक्ति उसके साथ जुड़ना चाहता है, तब जीवन में राम राज्य की स्थापना संभव होती है। रामचरितमानस हमको बताता है वह योग है जो रावण राज्य को समाप्त करके, अंधकार के साम्राज्य को समाप्त करके सूर्य वंश के साम्राज्य को स्थापित करता है, राम राज्य को स्थापित करता है। अपने स्वरूप को प्रत्येक व्यक्ति जान लेता है अयोध्या में। इसलिए न ही दरिद्र को दुखी न दीना। पूरी अयोध्या में न कोई दरिद्र था, न कोई दुखी था, न कोई दीन था, न ही को अबुध, न लक्षणहीना। ऐसा विश्व फिर बनाना चाहते हैं। संपूर्ण मानवता के दुखों को दूर करना चाहते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर ये संकल्प करें, हमारे जीवन में जो आनंद की अनुभूति इन 20 दिनों में हमने की है, उस आनंद की अनुभूति को बांटेंगे, जन जन को योग के लिए प्रेरित करेंगे। क्योंकि संपन्नता गरीबी के टापू में ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। जब चारों ओर अयोगी होंगे, अयुक्त होंगे, अब डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर विश्वविद्यालय का यह पतंजलि भवन ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। उन अयुक्तों को युक्त बनाने का काम, अयोगियों को योग से जोड़ने का काम अपने आचरण के माध्यम से राम की तरह हम करेंगे। बिना शब्द का प्रयोग किए, केवल आचरण के द्वारा यदि हम उनको योग की तरफ आकर्षित करने वाले ब्रांड एम्बेसडर बन गए, तो प्रोफेसर गणेश शंकर गिरी जी का यह अभियान निश्चित रूप से सार्थक होगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आयोजकों को बारंबार प्रणाम करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।